हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही थी ग्रामीण विकास की, उसमें हमने सामाजिक अंकेक्षण वाले पार्ट को पूरा कवर कर लिया था, उसके MCQ भी कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम जो कवर करने वाले हैं वो है इंदिरा आवास योजना, क्योंकि इंदिरा आवास योजना ही आगे जाके प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में पुनर्गठित होगी। तो जो पुराना सिलेबस था 2017 वाला, उसमें इंदिरा आवास योजना दिया हुआ है, लेकिन अभी चांस है कि जो अभी नया सिलेबस अगर बनेगा तो नई योजना के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना को शामिल किया जाएगा। लेकिन इंदिरा आवास योजना, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना पढ़ने से पहले आपको ये पढ़ना जरूरी है, इससे 2017 एडीओ में क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इसको भी हम पहले देखेंगे। हो सकता है आपसे ये वाले पार्ट से भी क्वेश्चन बने। प्रधानमंत्री आपसे डायरेक्ट पूछे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का किस योजना को पुनर्गठित करके प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ किया गया है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ज्यादातर ऐसी योजनाओं से क्वेश्चन वित्तीय सहायता से पूछी जाती है कि कितने रुपए दिए जाते हैं घर बनाने के लिए, या इसमें केंद्र राज्य का क्या हिस्सेदारी, ये सब पार्ट इस तरीके से योजनाओं से बनता है। तो आज की क्लास में हम पूरा इंदिरा आवास योजना कवर कर लेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया इंदिरा आवास योजना से, आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए चालू करते हैं हम इंदिरा आवास योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म है IAY। ये आपको याद रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, हर योजना का शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है पेपर में आपको फुल फॉर्म ना दे, IAY लिख के दे, तो आपको समझना है वो इंदिरा आवास योजना के बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? तो क्या हुआ, 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा था, जिसके अंतर्गत जो इंदिरा आवास योजना है वो इस योजना के अंतर्गत एक उप योजना थी। यानी इंदिरा आवास योजना एक पर्टिकुलर स्वतंत्र योजना नहीं थी, वो 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी जो भूमिहीन मजदूर या भूमिहीन कृषक थे या जो ग्रामीण परिवार के लोग थे, उनको जो है रोजगार दिया जा रहा था 100 दिन का। उसी के अंतर्गत एक उप योजना के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना को शामिल किया गया था 1985-86 में। क्लियर है? इसके बाद 1989 में 1989 में एक योजना चालू की गई, जवाहर रोजगार योजना। तो जवाहर रोजगार योजना की ही एक उप योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना को शामिल कर लिया गया। यानी जो इंदिरा आवास योजना पहले ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम था, उसके अंतर्गत एक उप योजना थी। जब ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित हुआ, तो जो हमारी इंदिरा आवास योजना है वो जवाहर रोजगार योजना की एक उप योजना के रूप में शामिल हुई। तो 1989 में इंदिरा आवास योजना जवाहर रोजगार योजना की उप योजना बन गई। ठीक है? 1 जनवरी 1996, डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1996 यानी 1996 को इंदिरा आवास योजना एक स्वतंत्र योजना बन गई। यानी जो अभी तक किसी योजना का भाग के रूप में चल रही थी, अब इंदिरा आवास योजना एक स्वतंत्र योजना बन गई। ये आपको ऑप्शन से देख के बनाना पड़ेगा। दो ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा। जैसे पूछा गया इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई, या तो 1985-86 ऑप्शन में देगा, अगर वो नहीं देगा तो 1 जनवरी 1996 देगा। तो आपको इसको लेके चलना है। क्लियर है? या डायरेक्ट पूछेगा इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप से कब चालू हुई, तो 1 जनवरी 1996। डिपेंडेंट रूप में या किसी की उप योजना के रूप में कब चल रही थी, 1985-86। ये भी पूछ सकता है इंदिरा आवास योजना किस योजना की उप योजना रही है, तो याद रखिएगा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना, ये दोनों की उप योजना रही है। ये दो ऑप्शन एक साथ आप में कभी भी नहीं आएगा अगर सिर्फ इतना पूछा गया कि इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई। अगर उसको पर्टिकुलर पूछना है स्वतंत्र रूप से या डिपेंडेंट, तब आपको ऐसे लिख कर देगा। अगर सिर्फ इतना लिखा है कि इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ हुई, तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे पेपर में। क्लियर? अगर आ गए तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। अगला यहां पर देखते हैं कि इंदिरा, तो याद रखिएगा इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र योजना के रूप में 1 जनवरी 1996 से प्रारंभ हुई है। अब हम देखते हैं जब इंदिरा आवास योजना शुरू में इनकी उप योजना के रूप में चल रही थी, तो इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था।
ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को आवासीय निर्माण की सहायता देना। यानी कि जब इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुई तो प्रारंभिक चरणों में इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्र में किनको किनको, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूर, यानी वो पहले बंधुआ मजदूर थे अब वो वहां से रिलीज हो गए हैं, उनको आवास देना। यानी एससी, एसटी और मुक्त बंधुआ मजदूरों को ही आवास देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना प्रारंभ हुई थी। लेकिन बाद में इसकी उद्देश्य को बदला गया और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के सभी परिवार जो बीपीएल से के नीचे रह रहे हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार है, उनके सब के लिए योजना कर दी गई। यानी प्रारंभिक उद्देश्य में केवल एससी, एसटी और मुक्त बंधुआ मजदूरों को आवासीय सुविधा दे रहे थे ये ग्रामीण क्षेत्र में। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में जो भी परिवार बीपीएल परिवार है सबको योजना सबके लिए प्रारंभ कर दी गई। क्लियर है? लेकिन यहां पर कुछ शर्त रखी गई, यानी जब ग्रामीण क्षेत्र के सभी बीपीएल परिवार शामिल किए गए तो उसके लिए कुछ शर्त रखी गई। क्या? एससी, एसटी की कवरेज इंदिरा आवास योजना के कुल आवंटन का 60% होगी। यानी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जितने भी आवास बनेंगे उसके 60% एससी, एसटी के लिए बनने चाहिए। जो पहले पूरा ही एससी, एसटी के लिए बन रहा था, बाद में सभी बीपीएल परिवार के लिए चालू किया गया ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन एक उसमें शर्त रखी गई कि अब जितने भी आवास बनेंगे उसमें सभी बीपीएल परिवार शामिल है ग्रामीण क्षेत्र के, लेकिन 60% उसमें एससी, एसटी होना जरूरी है। अगला 3% आवास गरीबी रेखा से नीचे के शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित, 60% एससी, एसटी के लिए आरक्षित, 3% ऐसे लोग जो मानसिक या शारीरिक रूप से पीड़ित हैं और बीपीएल परिवार हैं तो उनको भी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 3% रिजर्वेशन था वहां पे। 15% अल्पसंख्यकों के लिए आवास निर्माण, यानी 60% एससी, एसटी, 3% मानसिक व शारीरिक रूप से पीड़ित व्यक्ति और 15% अल्पसंख्यकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत। तो जब ये ग्रामीण क्षेत्र के सभी बीपीएल परिवार शामिल किए गए तो ये शर्तें शामिल कर दी गई कि 15% अपने को माइनॉरिटी को देना है, 3% शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति को देना है, 60% एससी, एसटी के लिए आवास निर्माण होना है। क्लियर है? अगला, इस योजना का लाभ यानी इंदिरा आवास योजना का लाभ युद्ध में शहीद हुए सशस्त्र या अर्धसैनिक बलों के जवान व भूतपूर्व सैनिकों को भी मिलेगा। यानी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी कौन कौन बन सकते हैं, और इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट, युद्ध में जो शहीद हुए सैनिक है, चाहे वो सशस्त्र बल के हो या अर्धसैनिक बल के हो, उनके जो शहीद सैनिक है उनके परिवार को भी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवास की सुविधा दी जाएगी और साथ ही साथ जो है भूतपूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगला पॉइंट, मकान महिला सदस्य के नाम पर आवंटित होगा। यानी जो मकान का रजिस्ट्रेशन होगा वो महिला सदस्य जो वयस्क उसके नाम पर होगा। लेकिन विकल्प दिया जाएगा कि पति और पत्नी दोनों का नाम भी शामिल किया जा सकता है। तो पहला केवल महिलाओं के नाम पर, अगर महिला सहमत है कि उसके पति या पत्नी दोनों के नाम पर अगर वो घर रखना चाहती है तो दोनों के नाम पर भी घर हो सकता है। इसके अलावा यदि कोई परिवार में कोई पात्र महिला ही नहीं है, यानी कोई वयस्क महिला नहीं है या जो वयस्क महिला थी उसकी मृत्यु हो गई है, ऐसी स्थिति में उस परिवार के वयस्क पुरुष के नाम पर भी घर आवंटित किया जा सकता है। क्लियर है? पहला महिला के नाम पर, दूसरा विकल्प है पति पत्नी दोनों के नाम पर, और तीसरा अगर कोई पात्र महिला नहीं है या उसकी मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में पुरुष के नाम पर, जो पात्र परिवार का पुरुष होगा वयस्क, उसके नाम पर घर का रजिस्ट्रेशन होगा। अगला पॉइंट, वित्त पोषण देखते हैं। तो वित्त पोषण नॉर्मल राज्यों के लिए क्या है? 75% केंद्र सरकार पैसा देगी, 25% राज्य सरकार की हिस्सेदारी। तो याद रखिएगा, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो हिस्सेदारी है केंद्र सरकार की थी 75% की, राज्य सरकार की थी 25% की। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें सिक्किम शामिल नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि बाकी योजना में हम पूर्वोत्तर राज्य प्लस सिक्किम लिख देते हैं, यहाँ केवल पूर्वोत्तर राज्य है। क्लियर है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये सब जो है
वहां पर 90-10 का रेशियो, यानी 90% केंद्र सरकार का रहेगा, 10% राज्य सरकार का रहेगा। तो केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 90:10 की है। केंद्र का 90%, राज्य का 10%। और जितने यूनियन टेरिटरी है, संघ राज्य क्षेत्र, सभी में हिस्सेदारी जो रहेगी वो केंद्र सरकार की 100% रहेगी। चाहे वो दिल्ली हो या पौंडीचेरी, वहां पे राज्य सरकार होते हुए भी पूरी जिम्मेदारी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत किसकी है? केंद्र सरकार की। अगला देखते हैं कि इंदिरा आवास योजना की नोडल एजेंसी क्या है, यानी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो क्रियान्वयन एजेंसी वो कौन सी है? तो नोडल एजेंसी जो है वो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी या जिला परिषद। ठीक है, तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, कोई जिला परिषद यहाँ पर बोला जा रहा है, दोनों में जो भी ऑप्शन में रहेगा आपको वो मानना है। यानी DRDA जो है, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ये आपकी नोडल एजेंसी है इंदिरा आवास योजना की। तो अब जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, उसका काम क्या है? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी ही तय करेगी कि किस पंचायत में कितने आवास का निर्माण किया जाना है। तो कौन तय करता है कि कौन सी पंचायत में कितने आवास का निर्माण करना है? ये तय करता है जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। और ये तय करके हर पंचायत में भेज देता है कि फलाने ग्राम पंचायत में इतने आवास का निर्माण होना है। तो जिस ग्राम पंचायत में जितना आवास का निर्माण होना है उसके लिस्ट बना के वो उस ग्राम पंचायत को भेज देगा। अब ग्राम पंचायत के पास ये सूचना आ जाती है कि हमारी ग्राम पंचायत में मान लीजिए 50 आवास का निर्माण करना है। तो अब ये ग्राम पंचायत 50 आवास का निर्माण करना है, इसके पास सूचना आ गई। अब ग्राम पंचायत अपने ग्राम सभा की बैठक बुलाएगी। याद रखिए, ग्राम पंचायत का जो सरपंच होता है वो ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा, और जो ग्राम सभा की बैठक में ये डिसाइड होगा कि जो पात्र परिवार है इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत, उनमें सबसे पहले किस परिवार के लिए घर का निर्माण होना है। तो ग्राम सभा ये तय करेगी कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कि कौन लाभार्थियों का आवास निर्माण पहले किया जाएगा। सबका आवास निर्माण होना है, लेकिन पहले किसका होगा? लाइन से पूरी उसकी सूची बना लेते हैं। अब ग्राम सभा ये तय करेगी कि कौन यहाँ पर आवास किसका निर्माण होगा, और ये तय करने के बाद ये ग्राम पंचायत जो है उसकी लिस्ट भेज देगी किसके पास? DRDA के पास, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के पास। क्लियर है? तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी पहले ये तय करता है कि कौन सी पंचायत में कितने आवास का निर्माण होना है, उसकी सूचना ग्राम पंचायत को भेजेगा। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की मीटिंग बुलाएगा, ग्राम सभा तय करेगी किसके आवास का निर्माण पहले होना है, वो पूरी लिस्ट बना के वापस किसके पास भेज दिया जाएगा? DRDA के पास, कि इनके नाम पर घर का निर्माण होना है। अब यहाँ पर वित्तीय सहायता देख लेते हैं कि आवास निर्माण करने के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे। तो जब मैदानी क्षेत्र की बात करें, तो जब इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुई, मैं दो आपको डेटा बता रहा हूं। जब इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुई तब कितना पैसा दिया जा रहा था, और जब इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना में जब मर्ज होने वाली थी तब कितना पैसा दिया जा रहा था। तो मैं दोनों डेटा आपको बता रहा हूं, बीच में ये डेटा बड़ा भी है, धीरे धीरे बढ़कर ये पहुंचा यहां तक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में अलग पैसा दिया जा रहा है, उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। केवल यहां पर मैं तब बता रहा हूं जब इंदिरा आवास योजना प्रारंभ हुई तब कितना पैसा दिया जा रहा था, और अब इंदिरा आवास योजना जब मर्ज होने वाली थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में पुनर्गठित होने वाली थी, तब कितना पैसा दिया जा रहा था। तो मैदानी क्षेत्र में 25,000 रुपए दिया जा रहा था आवास निर्माण के लिए, और जब मर्ज होने वाली थी प्रधानमंत्री आवास योजना में तो ये बढ़कर 45,000 रुपए तक पहुंच चुका था। वहीं पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम वन क्षेत्र और IAP जिले, IAP जिले का मतलब है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, जहां पे नक्सल प्रभावित जिले या विशेष पिछड़ी जनजाति वाले जिले या जनजाति क्षेत्र, तो ऐसे पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम वन क्षेत्र और IAP जिले जो है वहां पर 27,500 रुपए शुरुआत हुई थी, बाद में वो बढ़कर हो गया था 48,500 रुपए। क्लियर है? तो मैदानी क्षेत्र में 25,000 रुपए, बाद में बढ़कर 45,000 रुपए हो गया था। पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र IAP जिले में शुरुआत 27,500 रुपए से हुई थी और बाद में ये बढ़कर 48,500 रुपए हो गया था। आगे देखते हैं, कच्चे मकान के उन्नयन के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रति इकाई दी जा रही थी। यानी ऐसे परिवार जिनका आवास पहले से बना हुआ है लेकिन उसमें टूटा फूटा आवास है, तो उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी दी जा रही थी अलग से। यानी ये तो नए घर बनाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन किसी का मकान पहले से हो लेकिन वो जर्जर स्थिति में है, तो 15,000 रुपए उसका रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए दिया जा रहा था, या रिनोवेशन कराने आप ये भी बोल सकते हैं।
अगला पॉइंट, आईएपी जिले इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान यानी नक्सल प्रभावित जिले, जनजातीय जिले के अंतर्गत मिलने वाली इकाई सहायता के अतिरिक्त लाभार्थी को योजना के अंतर्गत 4% ब्याज दर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से 20,000 रुपए तक का ऋण भी दिया जा रहा था। यानी कि आईएपी जिले में आखिरी में 48,500 रुपए दे रहे थे, अंतर मतलब बढ़ के 48,500 रुपए के अलावा अगर उनको अपने घर में कुछ स्पेशल डिजाइन कराना है या वो कुछ भी उनको अपने घर को अपने हिसाब से बनाना है, तो ऐसी स्थिति में केवल आईएपी जिले, याद रखिएगा केवल और केवल कहां पे, आईएपी जिले यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन कराना वैसे ही कठिन होता है, कभी भी नक्सली हमला हो सकता है, या जनजातीय क्षेत्र में बहुत कठिन होता है क्योंकि सुविधाएं वहां पर पहुंच पाना मुश्किल होता है, तो चीजें महंगी भी हो जाती हैं, ठीक है, या निर्माण होता है तो वहां पे निर्माण करना भी बहुत कठिन होता है। तो इसी के लिए आईएपी जिलों के अंतर्गत मिलने वाली इकाई सहायता यानी 48,500 रुपए के अतिरिक्त 4% ब्याज दर पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से वो 20,000 रुपए तक का लोन भी ले सकते थे। 4% ब्याज दर पर यानी 48,500, ये तो उनको अनुदान राशि मिल रही है, प्लस 20,000 रुपए तक का ऋण भी ले सकते थे 4% ब्याज दर पर, केवल आईएपी जिले। याद रखिएगा इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान यानी नक्सल प्रभावित जिले, विशेष जनजाति जिले, वैसे जिले में 20,000 रुपए तक का ऋण एक्स्ट्रा, इसको टॉपअप ऋण बोलते हैं, याद रखिएगा टॉपअप ऋण, ठीक है। तो ये 4% ब्याज दर पर 20,000 रुपए तक का ऋण भी दिया जा रहा था। आगे देखते हैं 5% केंद्रीय आवंटन का उपयोग प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न स्थिति या दंगा आगजनी की स्थिति से निपटने हेतु पुनर्वास के लिए। यानी कहने का मतलब ये है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती तो घर टूट जाते हैं, कहीं आगजनी हो जाती है, आग लग जाती है, दंगे हो जाते हैं, तो उसके कारण भी हमारे घर टूट जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार जो 75% की हिस्सेदारी दे रही थी, मान लेते हैं वो 75% जो है वो 100 करोड़ रुपए मान लेते हैं, तो 100 करोड़ रुपए का 5% जितना भी होगा वो राशि सेफ रखी जाएगी। किसके लिए? केवल और केवल अगर प्राकृतिक आपदा आती है या कहीं आगजनी होती है या कहीं दंगे होते हैं, ऐसी स्थिति में वो उनको जो लोगों को पुनर्बसाने के लिए, क्योंकि कई बार प्राकृतिक आपदा आती है तो लोगों को अपने घर छोड़कर जाना पड़ता है, तो जहां पर वो रहेंगे उनको वहां पर आवास निर्माण करके दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति के लिए 5% जो केंद्र सरकार की जितनी भी राशि रहती है, केंद्रीय आवंटन का 5% उस चीजों के लिए सेफ रखा जाता है। अगला पॉइंट, इंदिरा आवास योजना मकान के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थी की है। याद रखिएगा ये पॉइंट, यानी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो घर बनाने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? लाभार्थी की, यानी जिसका घर बन रहा है उसकी जिम्मेदारी है वो पूरे आवास निर्माण करने की। अगला पॉइंट, ठेकेदार को काम देने में प्रतिबंध। ऐसा नहीं कि वो किसी ठेकेदार को काम में देके घर बनवा रहा है, वो खुद बनाएगा वो घर, ठीक है, क्योंकि इसकी योजना में आगे चलकर आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा योजना को जोड़ दिया गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत फिर 90 दिन ऐसे करके उनको एक्स्ट्रा रोजगार दिया जा रहा है। वो किस लिए दिया जा रहा है? ताकि वो अपने घर का निर्माण कर सके। तो वही है कि यहाँ पे IAY यानी इंदिरा आवास योजना में मकान के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थी की है, ठेकेदार को काम देने में यहाँ पर प्रतिबंध है। अगला पॉइंट, घर के लिए कोई विशेष डिजाइन तय नहीं है कि उनको इस डिजाइन से घर बनाना है, ऐसा कोई तय नहीं है, लेकिन घर में स्वच्छ शौचालय व धुआं रहित चूल्हा होना अनिवार्य है। घर में स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चूल्हा होना अनिवार्य है। अब क्या हुआ, भारत निर्माण कार्यक्रम चालू हुआ 16 दिसंबर 2005 को। 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण कार्यक्रम चालू किया गया, जिसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण 6 चीजें हैं वो शामिल की गई इस कार्यक्रम के अंतर्गत कि हम ग्रामीण क्षेत्र या पूरे भारत में इन 6 चीजों को पूरी तरीके से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वो 6 चीजें क्या क्या है? बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण आवास। यानी बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और ग्रामीण आवास, ये 6 घटक हैं जिसको पूरे भारत में फैलाने का प्रयास किया गया। यानी पूरे भारत में बिजली अच्छे से उत्पन्न मतलब बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क बनाएंगे, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, दूरसंचार, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में संचार की सुविधाएं कम थी वो पहुंचाएंगे, ग्रामीण आवास का निर्माण कराएंगे। तो ग्रामीण आवास जो है ये किसके अंतर्गत आ रहा है? इंदिरा आवास योजना। तो इसी के लिए इंदिरा आवास योजना 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण कार्यक्रम का एक घटक बन गई। क्लियर है? इंदिरा आवास योजना
16 दिसंबर 2005 को जब भारत निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, इसके 6 घटक में एक घटक ग्रामीण आवास भी शामिल था। तो ग्रामीण आवास के लिए भारत में कौन सी योजना चल रही थी उस समय? इंदिरा आवास योजना। तो इंदिरा आवास योजना किसका भाग बन गई? भारत निर्माण कार्यक्रम के 6 घटक में से एक घटक बन गई। क्लियर है? तो याद यहां तक हमने पूरा पार्ट कवर कर लिया। भारत निर्माण कार्यक्रम में हम इंदिरा आवास योजना को शामिल कर दिए हैं। अब अगली क्लास में जब हम आएंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम अदर योजना में जाएंगे। तो हमारा धीरे धीरे आप देखिए पूरा पार्ट एकदम बेहतरीन तरीके से कवर होता जा रहा है। अब ग्रामीण विकास की तो चिंता मत कीजिए, आपका हर क्वेश्चन आप बना के देखिएगा, आराम से बनेगा। तब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।